सागर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आप सभी को पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 1 हमने स्टडी किया है। अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सेल और सेल मेम्ब्रेन की पार्ट नंबर 1 जो है देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। और आपकी डिमांड हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पार्ट नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन की बात करने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 में सर्वमान्य सिद्धांत सेल मेम्ब्रेन का हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसका प्रतिपादन किसने किया है तो ध्यान रखना, सिंगर व निकोलसन ने किया है, जो कि कब किया है 1972 में। ठीक है, 1972 में इसका प्रतिपादन किया है। और किस तरीके से इन्होंने जो है सेल मेम्ब्रेन की जो परत होती है, लेयर होती है, किसी भी सजीव की जो कोशिका होती है, जो तरल पदार्थ होता है, उसके आउटर मोस्ट में जो लेयर पाई जाती है वो उसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से। चलिए बात करते हैं यहां पर सिंगल और निकोलसन किस तरीके से जो है सर्वमान्य सिद्धांत साबित होता है सेल मेम्ब्रेन के स्टडी को बताने में। और आज हम आपको जो है गुलाब जामुन खिलाने वाले हैं। क्या दोस्तों? गुलाब जामुन खिलाने वाले हैं। और एक और बात हम देखिए कि किडनी का ट्रांसप्लांट किस तरीके से होता है। किडनी का जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो किस तरीके से होता है, क्यों एक बॉडी से किडनी को निकालकर दूसरी किसी सजीव की बॉडी में जब हम ट्रांसप्लांट उसको करते हैं तो वो रिजेक्ट क्यों कर देती है। ठीक है, तो इस बात को भी हम यहां पर समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको क्या खिलाते हैं, मजे दिलाते हैं, मतलब रसगुल्ला खिलाते हैं, या हम कहें गुलाब जामुन खिलाते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर प्रतिपादन की बात करें तो प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया है तो ध्यान रखिएगा, सिंगर व निकोलसन ने। सिंगर व निकोलसन ने और कब किया है तो ध्यान रखिएगा 1972 में। बात करें यहां पर कि जो तरल मोज़ेक मॉडल है ये किस तरीके से क्या इसका मेन मोटिव है तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अर्ध तरल है। कैसी है ये? अर्ध तरल है। जो प्लाज्मा, इनका कहना है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कैसी है? अर्ध तरल है। कैसी है? अर्ध तरल है। ध्यान से सुनिएगा, कैसी है? अर्ध तरल है। बात करें आगे, अर्ध तरल है, ये इन्होंने सबसे पहले बताया। कैसी है? अर्ध तरल है। अर्ध तरल से आपको समझ में आ जाएगा यहां से कि अर्ध तरल मतलब इसमें कुछ लिक्विड वाला पार्ट घुला हुआ है। जी हाँ, लिक्विड वाला पार्ट घुला हुआ है। ठीक है, बात करें यहां पर, देखिए और क्या बताते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो आप पहले वाले सैंडविच मॉडल के अनुसार देखो, चाहे इकाई कला प्रतिरूप के अनुसार देखो, वो जो सेल मेम्ब्रेन इन्होंने बताई है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। अब यहां से देखिए इसका जो इसने जो बताया है सिंगर और निकोलसन ने, ये क्या बताया है तो ध्यान रखिएगा, फोस्फोलिपिड और आंतरिक प्रोटीन। यहां पर बात करते हैं, फिर हम इसको समझेंगे थोड़ी देर बाद में। तो फोस्फोलिपिड। अब ये फोस्फोलिपिड क्या होता है तो फोस्फोलिपिड क्या होता है ये बात मैंने की है आपको जो पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर मैंने तरल मोज़ेक मॉडल बताया है, उसमें शानदार तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए। तो फोस्फोलिपिड व आंतरिक प्रोटीन मोज़ेक रूप में पाए जाते हैं। आंतरिक प्रोटीन मोज़ेक रूप में पाए जाते हैं। मोज़ेक रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जो आपके सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर विशेषता क्या है या मजे की बात क्या है कि इसके अंदर की साइड में भी प्रोटीन पाई जाती है। एक लेयर तो अंदर की साइड में होती है और एक लेयर होती है कहां पे? बाहर की साइड में। और इसके अंदर भी जहां पे अपन ने जो देखा था लिपिड वाला भाग, ठीक है, उस लिपिड वाले भाग में भी एक अलग से प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम आंतरिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आंतरिक प्रोटीन के नाम से। अब देखिए यहां से बात करते हैं हम कि जो फोस्फोलिपिड है ये काम क्या करता है। ठीक है, देखो मजे की बात तो तभी है जब इसका वर्ड समझ में आए हमें।
वर्ड क्या है कि तरल मोजेक मॉडल, तरल कहीं समझ में आना चाहिए हमें यहाँ पे। अगर तरल मोजेक का समझ में आ गया अगर मतलब, तो समझ लो कि सारा जो मॉडल है वो समझ में आसानी से आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मॉडल ऑटोमेटिक समझ में आ गया। देखिए यहां से सबसे पहले मैं बात करूंगा लिपिड की, या हम बात करें दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, लिपिड की दो लेयर होती है जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और ये जो है ये क्या करती है, तरलता प्रदान करती है। क्या करती है, तरलता प्रदान करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तरलता प्रदान कौन करती है, तो फॉस्फोलिपिड करता है। कौन करता है, फॉस्फोलिपिड करता है। और अब देखिए मजे की बात क्या है, यहां पर एक और बात पाई जाती है जिसका नाम हमें क्या क्या मिलता है, आंतरिक प्रोटीन मिलता है। और आंतरिक प्रोटीन जो है ये मोजेक फॉर्म में पाया जाता है। अब कि सर यार तो समझ में नहीं आया, बात में बनेगी, मोजेक क्या होता है कि, है ना, कि सर हमें फॉस्फोलिपिड तो समझ में आ गया कि तरलता प्रदान करता है, मतलब इसमें लिक्विडिटी जो है जो कौन प्रदान करता है, तो ये लिपिड करता है भैया, जो तेल है ना वो करता है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सर एक उदाहरण में आपको यहां पर देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको गुलाब जामुन या रसगुल्ले खिलाने वाला हूं, क्या गुलाब जामुन या रसगुल्ले खिलाने वाला हूं। तो उसी तरीके से अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने कढ़ाई तो देखी होगी होटल वगैरह पे, ठीक है, होटल वगैरह पे कढ़ाई देखी होगी, और उस कढ़ाई में इस तरीके से कोई पानी भरा हुआ है या शक्कर का घोल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भाई, शक्कर का घोल भरा हुआ है, ठीक है, शर्करा का जो है घोल भरा हुआ है। और इस घोल में इस तरीके से गोल गोल क्या पड़े रखे हैं, चलो मुंह में पानी आ रहा है तुम्हारे यहाँ, ये गोल गोल इस तरीके से क्या पड़े रखे हैं, इसमें काफी सारे जो है अपने पास में क्या मिल जाते हैं, गुलाब जामुन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, गुलाब जामुन मिल जाते हैं, या इसी के साथ आप कह दो कि रसगुल्ले मिल जाते हैं। एक और उदाहरण देख लो, इससे समझ में नहीं आए तो देखिए, जैसे आप जो है कहीं पर पानी भरा हुआ देखते हैं, जब सर्दी ज्यादा पड़ती है या टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है तो वहां पर कुछ बर्फ के जो है गोले नजर आएंगे आपको, मतलब पानी के अंदर क्या है, बर्फ के गोले तैरते हुए नजर आएंगे। उसी तरीके से यहां पर हम समझें तो शर्करा के गोल में क्या पड़े हुए हैं, गुलाब जामुन पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, गुलाब जामुन पड़े हुए हैं। मुझे पता है आपके मुंह में पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, तो गुलाब जामुन पड़े हुए हैं। अब ये गुलाब जामुन को हम किस तरीके से समझ में, कि सर अभी चीज समझ में नहीं है ये बात, चलो समझाते हैं आपको। शर्करा के गोल को तो हम क्या कहेंगे, देखो तरलता कौन प्रदान कर रहा है, फॉस्फोलिपिड, इसको तो हम कह देंगे कि ये भैया फॉस्फोलिपिड है। क्या है, फॉस्फोलिपिड है। कि सर फिर ऊपर का क्या हुआ, तो ऊपर का देख लो, यहाँ पे क्या पाया जाता है, मोजेक, या हम कह दें इसको प्रोटीन। क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है। इसी तरीके से हम यहां पर देखो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि जो शर्करा का घोल है या जो लिक्विड पार्ट है वो तो है फॉस्फोलिपिड, कुछ इसके अंदर जो गुलाब जामुन पड़े हुए हैं वो क्या है, प्रोटीन है। देखिए और डायग्राम की में सबसे पहले देखिए ये है आपके एक सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से हमारे पास में एक कोशिका नजर आती है और इस कोशिका में ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरीके से ये पूरी पैक होती है, बिल्कुल पतली होती है, ठीक है, झिल्ली होती है इस तरीके से, जो कि प्लास्टिक या किसी की भी नहीं बनी होती है, ठीक है, जैसे हम पन्नी बोलते हैं ना, तो पन्नी नहीं है भाई, ये क्या है, एक तरल है, ठीक है, लिक्विडिटी फॉर्म में है, ठीक है। किस स्वरूप, क्या बात है, अपने बॉडी के अंदर क्या इस तरीके की सेल ओल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है कोशिकाओं के ऊपर, जी हाँ इसी तरीके की पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लचीली पाई जाती है, ठीक है। आप पन्नी वगैरह या प्लास्टिक की पन्नी वगैरह मत समझिएगा इसको, कैसी पाई जाती है, तरल पाई जाती है। जबकि आप देखोगे यहां पर कि जो इकाई कला प्रतिरूप है ना, और जो अपना सैंडविच मॉडल है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये तरल है, इसीलिए वो सर्वमान्य नहीं रहे, ठीक है, या फिर हम कहें अमान्य हो गए। तो यहां पर इस तरीके से है, और हम बात करने वाले हैं किसकी, सिर्फ इस भाग की, किस भाग की, सिर्फ ये ऊपर वाला भाग है। ऐसा कैसे, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है, तुम्हारे सामने क्या कर दिया, इसको जूम कर दिया, क्या कर दिया, जूम कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे अपन अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे जूम किया है। अब देखो ये वाली प्रोटीन और ये वाली प्रोटीन, दोनों प्रोटीन को हम किस नाम से, देखो ये भी इस साइड में है और ये भी इस साइड में है, तो इसको हम कहेंगे क्या, बाह्य प्रोटीन। क्या नाम है इसका, बाह्य प्रोटीन। क्या नाम है, बाह्य प्रोटीन, या इसको मैं क्या कहूं, इसको कह सकता हूं मैं परिधीय प्रोटीन। ऊपर की साइड में पाई जा रही है इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा, परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन,
ठीक है, परिधीय प्रोटीन कह दिया। अब देखो इसके अंदर एक मुख्य प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रीन। ध्यान रखिएगा, उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए कि परिधीय प्रोटीन का उदाहरण बताओ तो स्पेक्ट्रीन है। क्या नाम है, स्पेक्ट्रीन। स्पेक्ट्रीन ध्यान रखना है आपको, ठीक है, स्पेक्ट्रीन पाया जाता है। बात करें यहां पर, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था इकाई कला प्रतिरूप में कि जो ये वाला भाग है, ये वाला हेड है और ये वाला टेल है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। और जो ऊपर वाला भाग है ये तो है ध्रुवीय और नीचे वाला है ये अध्रुवीय। देखो समझते हैं, यहाँ पे ये वाला भाग है ध्रुवीय, हेड वाला, ठीक है, पोलर। और ये वाला जो भाग है नीचे वाला पूंछ वाला, इस वाले को हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय या नॉन पोलर। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो ध्रुवीय भाग की हमने क्या बात की थी कि ये जलग्राही होती है, ठीक है, या हम कहें जल स्नेही होती है। कैसे होती है, जल स्नेही, जल स्नेही। और ये होती है जल विरागी। आपको ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि तभी जाके आपको समझ में आएगी बात। देखिए जल स्नेही होता है और जल विरागी होता है, तो ध्यान रखिएगा यहां से जो पदार्थों का आवागमन होता है। देखिए जल स्नेही तो जल से क्या करता है, प्यार करता है, लेकिन ये प्यार नहीं करता है, नफरत करता है जल। क्या देखो इसके अंदर भी ये कोशिका, मैंने बताया था आपको कहां से मैंने ये पार्ट लिया है, इस कोशिका के अंदर 99% जो है जल का भाग पाया जाता है। कितना, 99% जल का भाग पाया जाता है। और उस 99% में जब जल पाया जाता है तो आपकी जो नीचे की लेयर है उस पर भी क्या पाई जाएगी भाई, उस पर भी क्या पाई जाएगी, आपके इसमें पाई जाएगी बाह्य प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन। यहां हम इसको भी क्या करेंगे, परिधीय प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। क्योंकि जल के साथ कौन सा भाग, ये तो जल से प्यार करता है और ये जल से प्यार नहीं करता है। इसीलिए अगर मान लो ये वाली लेयर नहीं होती तो ये वाला जो पूंछ वाला भाग है वो इसके सामने आता, और इसके सामने आता तो इसको तो डर लगता है ना, डर लगता है ना, क्योंकि प्यार ही नहीं करता है इससे। तो देखो मैंने समझाया है आपको कि इससे प्यार नहीं करता, इसीलिए यहां पर क्या है, एक प्रोटीन की लेयर और है। और प्रोटीन की लेयर और है तो इस प्रोटीन, जो प्रोटीन की लेयर है इससे जुड़ा हुआ है अध्रुवीय ध्रुवीय भाग, ठीक है, और ध्रुवीय भाग जल से स्नेह करता है, इसलिए यहाँ तो इसको कोई डर नहीं रहेगा इस चीज का, लेकिन पूंछ वाले भाग को डर रहेगा इस चीज से। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया बाह्य प्रोटीन। और ये जो पूरी लंबाई में पाई जा रही है इसको हम बोलते हैं आंतरिक या समाकल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, आंतरिक या समाकल प्रोटीन, आंतरिक या समाकल प्रोटीन। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी प्रोटीन होती है तो ध्यान रखिएगा परमीएज प्रोटीन। कौन सी, उदाहरण क्या नाम लोगे आप, परमीएज प्रोटीन। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर देखिए हम तो इसको हम टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टनल प्रोटीन भी आप इसको कह सकते हो। बाकी यहां पर बात करें, देखो इस तरीके से अंदर की साइड में एक और प्रोटीन का पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रोटीन। इसे भी हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। अब देखो ये और ये दोनों मिलाकर हम सीधा सा ये कहें आपसे कि आंतरिक प्रोटीन तो 70% भाग बनाती है इसका। कितना, 70%। और जो बाह्य प्रोटीन है ये सिर्फ 30% भाग बनाती है इसका। कितना, 30% भाग बनाती है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर पदार्थों का आवागमन, या जो इसके अंदर पदार्थ आते हैं और बाहर निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं कि सर, इसका पहले संगठन पढ़ते हैं अपन। संगठन पढ़ें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संगठन में अगर हम पढ़ें इसका रासायनिक संगठन कैसा होता है, तो रासायनिक संगठन की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बताया है किससे बना होता है, प्रोटीन से। और साथ में हमने बात की है फॉस्फोलिपिड से। किससे, फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से। और बात की है आपके कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट कहां पाया जाता है कि सर आपने बताया ही नहीं अभी। देखो बताएंगे आपको। ठीक है, प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, 60 से 70%। कितना प्रोटीन होता है, 60 से 70%। और फॉस्फोलिपिड की मैं जब बात करता हूं तो 30 से 40%। कितना, 30 से 40%। और कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो 1 से 5% होता है। कितना, 1 से 5% होता है। ये कम जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि मैं यहां पर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाला हूं। क्या, किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाला हूं, जी हां। अब देखिए, अब समझते हैं, ये है आपके पास में आंतरिक प्रोटीन, ये भी आंतरिक प्रोटीन, इसका कुछ भाग आंतरिक प्रोटीन बना हुआ है।
है ना, कुछ भाग जो है इसका आंतरिक प्रोटीन से भरा हुआ है। अब मैं बात करूं यहां से, देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करूं मैं ना, कार्बोहाइड्रेट इसके ऊपर इस तरीके से लगा हुआ होता है, ठीक है। और मैं, ये तो हो गया आपके पास में कौन सा, अध्रुवीय, सॉरी अध्रुवीय नहीं, ध्रुवीय भाग, ठीक है। या मैं कहूं फॉस्फोलिपिड का भाग, जो फॉस्फोलिपिड पे लगा हुआ होता है उसे मैं कहता हूं, उसे मैं क्या कहता हूं, ग्लाइकोलिपिड। क्या कहता हूं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानूंगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है इसके ऊपर की साइड में, इसको मैं ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानूंगा। और जो प्रोटीन के ऊपर लगा हुआ है इसको मैं क्या कहूंगा, ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन और आपके पास में ग्लाइकोलिपिड आ गया। ये है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सारी चीज जो है डिटेल से, आसानी से, बारी बारी से समझ में आने लगेगी। वाकई में अपन पढ़ते हैं तो सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझते नहीं है, उसी को समझने वाले हैं आप आज। ये तो बात, और ये अंदर, हम अंदर वाले प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, अलग अंदर वाले प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं कर सकते, जबकि बाहर वाले प्रोटीन को खींच के अलग कर सकते हैं। कैसे खींच के, यहां से आ जाए, इधर आ जा मेरे बेटा, इधर आ जा, तेरा काम इधर नहीं है, ठीक है। और इसको नहीं कर सकते कि ये तो ये कहेगा नहीं नहीं मेरा तो काम इधर ही है, क्या कहेगा, नहीं नहीं मेरा तो काम इधर ही है, तो ये इधर ही रह जाएगा, ठीक है। अब बात करें, आगे अपन बात करें तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट वाकई में रोल क्या करता है। मैंने आपको बताया प्रोटीन तो इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। प्रोटीन इसके अंदर, अंदर की साइड में और बाहर की साइड में। फॉस्फोलिपिड इसके द्विस्तर होता है इस तरीके से, ठीक है। फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट कहां पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या पाया जाता है कि सर काम क्या करता है, काम क्या करता है, देखो काम क्या करता है, यहां पर समझिएगा, सेल टू सेल, सेल टू सेल रिकॉग्निशन क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है। अब रिकॉग्निशन का क्या मतलब भाई, समझ में नहीं आया, आप तो जाने क्या क्या बता दे रहते हो। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, जब हम ये क्या होगा, देखो इसके अंदर जब पदार्थों का ट्रांसफर होगा ना, ट्रांसपोर्ट जब होगा ना, मतलब पदार्थों का आवागमन होगा, तो जिस तरीके की सेल रहेगी ना, उसी तरीके की सेल से पदार्थ आएगा और उसी तरीके की सेल में क्या होगा, जाएगा। जैसे जिसके अंदर कितने हैं, दोनों भाई भाई, दो लोग हैं और दोनों भाई भाई हैं। अब देखो एक जो आदमी है जिसकी सेल तो यह है और उसकी सेल मेम्ब्रेन ये होगी, और दूसरा आदमी यहां है जिसकी सेल मेम्ब्रेन यहां होगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन जो है, इस सेल मेम्ब्रेन का या इस कोशिका का पदार्थ इसमें से होके इस सेल में आ सकता है। और बात करें तो इस सेल का जो पदार्थ होगा वो इस सेल से कहां जा सकता है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी कोशिका में, अपने भाई की कोशिका में जा सकता है। यहां पे उदाहरण मैं लेता हूं आपके सामने, यहां पर किडनी ट्रांसप्लांट का, किसका, किडनी ट्रांसप्लांट का, कि जब डॉक्टर किसी पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है, किसी पेशेंट की जब किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि अपने परिवार में से ही आपको किडनी लानी पड़ेगी, तब जाके आपका जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारी कोई गारंटी नहीं है। देखिए जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है किसी ह्यूमन के अंदर, ठीक है, किसी ह्यूमन के अंदर इस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। अब अगर एक तो होती है कि आपने किसी रिलेशनशिप वाले से, अपने पिता से, माता से, या भाई से या बहन से, किसी से किडनी ले ली और ट्रांसप्लांट करवा लिया, तो वहां पर क्या हो गया, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो सेल आपकी बॉडी के अंदर है वो सेल क्या कर रही है, उसकी बॉडी को रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है। मतलब वो पहचान लेती है सेल को कि हाँ ये तो मेरे भाई है, या ये परिवार का ही कोई या मेरे जैसा ही है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या कर लेता है, ये पहचान कर लेता है, और उसकी बॉडी में ये किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है, ये किडनी को इसके अंदर ट्रांसफर करवाते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर्ली काम करने लग जाती है। पहला कार्य आपके पास में चयनात्मक पारगम्य होती है ना। चयनात्मक किस तरीके से, मतलब चयन कर करके ये क्या करेगी, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करती रहेगी। दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या आती है कि ये परिवहन करने का काम करती है, या हम कहते हैं यहाँ पर सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करने का काम करती है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन करने का काम करती है, रिकॉग्निशन का कार्य करती है, ठीक है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन का कार्य करती है। और तीसरी नंबर पे हमारे पास में बात आती है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद में मैं आपको तीसरा वर्क बताने वाला।
कि जो परिवहन है, तीसरा नंबर हमारे पास में जाता है कार्य का, और ये है परिवहन। परिवहन किस तरीके से किया जाता है, तो परिवहन इनके अंदर दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक तो होता है सक्रिय परिवहन, एक तो होता है सक्रिय परिवहन, और एक होता है निष्क्रिय परिवहन। कैसा होता है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन की अगर हम यहाँ बात करें, सक्रिय परिवहन की बात करें, तो सक्रिय परिवहन को इस तरीके से समझ सकते हो आप। कैसे, देखो सक्रिय परिवहन को कैसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या नहीं लगती है, इसके अंदर ऊर्जा लगती है, या ऊर्जा काम में आती है, ठीक है, या एटीपी लगती है। इसके अंदर तो क्या लगती है, ऊर्जा लगती है। लेकिन निष्क्रिय परिवहन के अंदर ऊर्जा नहीं लगती है, या ऊर्जा काम में नहीं आती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए अब इसका मतलब क्या है, सक्रिय परिवहन का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना। कहां पर, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों का परिवहन करना या ट्रांसपोर्ट होना, निम्न से उच्च की ओर। ठीक है, निम्न से उच्च की ओर। जैसे मान लो नीचे की साइड में आप खड़े हो, और मैं कहूंगा आपसे कि नीचे से ऊपर की तरफ पानी जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, ऊपर की तरफ पानी जाना चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई एनर्जी लगाओगे कि ऐसे तो नहीं जाएगा सर, हमें तो क्या करना पड़ेगा, फिर वहां पे मोटर लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या लगा लिया, वहां पे एनर्जी लगा ली। इसलिए हम इसको कहते हैं निम्न से उच्च की ओर, या हम कहते हैं सक्रिय परिवहन। ठीक है, इसी तरीके से निष्क्रिय परिवहन की, निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसके अंदर पदार्थों का परिवहन होता है, उच्च से निम्न की ओर। अब बात करें अगर हम अपन इसके कुछ उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि विसरण हो गया। विसरण की डेफिनेशन में ही आता है, विसरण की डेफिनेशन में क्या आता है कि जब पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, तो उसे हम कहते हैं परिवहन या विसरण कहते हैं। ठीक है, और एक और आता है आपके पास में परासरण। क्या नाम है, परासरण। तो परासरण और विसरण दोनों के दोनों निष्क्रिय परिवहन के उदाहरण हमारे को देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ बात करें अपन, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, और ये हो गया सेकंड, और थर्ड पॉइंट आ जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस को कैसे समझे हम, कि पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, पदार्थों का बाहर निकलना, पदार्थों का बाहर निकलना, बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है, निकालने की प्रक्रिया, उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और बात करें एंडोसाइटोसिस की, एंडोसाइटोसिस की, एंडोसाइटोसिस की जब हम बात करते हैं तो पदार्थों को ग्रहण करना, क्या पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और इस एंडोसाइटोसिस में भी दो प्रक्रिया हमारे पास में आती है, जिसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, कौन सा, पिनोसाइटोसिस। और एक आ जाता है आपके पास में फेगोसाइटोसिस। क्या नाम है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, देखिए पिनोसाइटोसिस मतलब तरल पदार्थों को ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है, और ठोस पदार्थों का ग्रहण करना क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। इस तरीके से आपके 4 यहां पर कार्य कंप्लीट हो जाते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से कमेंट, शेयर और लाइक बनता है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।